हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है आदिल मंसूर। आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी और उसकी ब्रांचेस को। बायोलॉजी और उसकी ब्रांचेस को स्टडी करने के पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है। बेसिकली मैटर को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास, सच थिंग इज कॉल्ड मैटर। वो चीज़ जो स्पेस को कवर करे और उसके पास मास हो, ऐसी चीज़ को मैटर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये पेन है, ये पेन मेरे हाथ की स्पेस को कवर कर रही है, उसके पास मास भी है, तो इस पेन को मैं क्या कहूँगा, मेटल बोलूँगा। उसके अलावा जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो मैं भी जो स्पेस को कवर अप करता हूँ और मुझ में भी सम अमाउंट ऑफ मास मौजूद है, यानी मैं भी मेटल हूँ। वो इस पेन और मुझ में क्या फ़र्क है, दोनों स्पेस कवर कर रहे हैं, दोनों के पास मास भी है, यानी दोनों मेटल है। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस ये है कि ये पेन ऐसा मैटर है जिसके पास लाइफ नहीं है, ऐसा मैटर जिसके पास लाइफ नहीं होती, ऐसे मैटर को हम नॉन लिविंग मैटर बोलते हैं। और वो मैटर जिसके पास लाइफ होती है, उस मैटर को हम लिविंग मैटर या ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। मीन्स मैटर जो है दो किस्म का होता है, एक वो मैटर है जिसके पास लाइफ है, उस मैटर को लिविंग मैटर या ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, और जिसके पास लाइफ नहीं होती उसको हम नॉन लिविंग मैटर बोलते हैं। तो ये पेन, इसके पास लाइफ नहीं है, तो इसलिए ये पेन जो है ये नॉन लिविंग मैटर है, और मेरे पास लाइफ है, इसलिए ये मैं जो हूँ वो लिविंग मैटर या ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैटर जो है दो किस्म का होता है ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ। मींस लाइफ ही ऐसी चीज है जो कि मैटर को दो चीज में डिफरेंशिएट करती है, एक लिविंग मैटर में और दूसरा नॉन लिविंग मैटर में। तो हम जब लिविंग मैटर या नॉन लिविंग मैटर को स्टडी करना चाहते हैं तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए कि लाइफ क्या होती है, क्योंकि लाइफ ही ऐसी चीज है जिसके बेसिस पे मीटर यहाँ तो लिविंग होता है, यहाँ तो नॉन लिविंग होता है। इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि मीटर क्या होता है, लाइफ क्या होता है। तो लाइफ को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स which are present in living matter but are absent in non-living matter। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक का सेट जो लिविंग मैटर में पाया जाए और एब्सेंट हो नॉन लिविंग मैटर में, एक ऐसे सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या बोलते हैं, लाइफ बोलते हैं। मतलब कि जो लाइफ है एक कैरेक्टरिस्टिक का नाम नहीं होता है। बेसिकली लाइफ जो है कैरेक्टरिस्टिक का सेट होता है जो लिविंग मैटर में मौजूद होता है और नॉन लिविंग मैटर में क्या होता है, एब्सेंट होता है। फिर ये कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसको कलेक्टिवली हम लाइफ बोलते हैं? तो उसमें पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है न्यूट्रिशन, उसके बाद मेटाबॉलिज्म, उसके बाद ट्रांसपोर्ट, उसके बाद रेस्पिरेशन, उसके बाद एक्सक्रिएशन, उसके बाद ग्रोथ, उसके बाद रिप्रोडक्शन, उसके बाद सेंसिटिविटी, उसके बाद लोकोमोशन और मूवमेंट। ये जो 9 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इस 9 कैरेक्टरिस्टिक के सेट को हम लाइफ बोलते हैं। और जिस मैटर में मौजूद होता है उस मैटर को लिविंग मैटर या ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और जिस मैटर में ये लाइफ एब्सेंट होती है उस मैटर को नॉन लिविंग मैटर बोलते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं नो, जिसको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, लाइफ बोलते हैं। तो ये लिविंग मैटर ये 9 कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, इसलिए लिविंग मैटर के पास क्या होती है, लाइफ होती है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक हम देखें लाइफ का, वो क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है। अब ये न्यूट्रिशन क्या है, उसके लिए हमको ये समझना होना चाहिए कि जो लिविंग मैटर होता है जिसको हम ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ये बेसिकली कंपोज होता है एक स्मॉल बेसिक यूनिट का जिसको हम सेल्स बोलते हैं। मींस ऑर्गेनिज्म जो यानी लिविंग मैटर जो होता है ये सेल्स का बना होता है, और ये जो सेल्स होते हैं ये बेसिकली एक सेल्स के स्मॉल स्ट्रक्चर्स के बने होते हैं जो इसका वर्क परफॉर्म करते हैं, उसको हम ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। और ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो बेसिकली एक मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं जिसको हम बायोमॉलिक्यूल बोलते हैं। मतलब ये बायोमॉलिक्यूल जो है ये कंबाइन होकर ऑर्गेनेल्स बनाते हैं, और ऑर्गेनेल्स जो है ये कलेक्टिवली कंबाइन होकर सेल्स बनाते हैं, और जो सेल्स होते हैं ये लिविंग मैटर को कंपोज करते हैं। मींस लिविंग मैटर का बेसिक यूनिट जो लिविंग मैटर या ऑर्गेनिज्म को बनाता है वो कौन होता है, सेल्स होते हैं। और सेल्स किसके कंपोज होते हैं, ऑर्गेनेल्स के, और ऑर्गेनेल्स किसके कंपोज होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स के। तो हम अगर ये सेल्स को देखें, इस सेल्स में क्या मौजूद होते हैं, ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं। और अगर हम सेल्स की स्ट्रक्चर को देखें तो सेल्स के बाहर एक थिन स्ट्रक्चर, थिन लेयर मौजूद होता है जो सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करता है। ऐसा थिन लेयर जो सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करे, ऐसे थिन लेयर को क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और ये जो सेंट्रल पार्ट होता है ये सेल्स की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, ऐसे सेंट्रल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस।
और सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो पार्ट होता है जिसमें सेल्स के ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं, यानी सेल्स जहां पर वर्क परफॉर्म कर रहा होता है, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। मींस सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये तीन पार्ट होते हैं जो जिसको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं। मींस जो लिविंग मैटर या ऑर्गेनिज्म होता है वो सेल्स का बना होता है, और ये जो सेल्स हैं थ्री स्ट्रक्चर्स के कंपोज हुए होते हैं। एक सेल मेम्ब्रेन होता है जो सेल्स के इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करता है, और दूसरा सेंट्रल पार्ट होता है जो सेल्स के एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। और सेंट्रल पार्ट को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये पार्ट होता है जिसके अंदर ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं जो सेल्स की एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन ये कलेक्टिवली किसको बनाते हैं? सेल्स को बनाते हैं। और सेल्स जो है बेसिक यूनिट होता है किसका? लिविंग मैटर का। तो ये सेल्स जो होते हैं, इसका फंक्शनल जो पार्ट होता है जिसमें एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं वो क्या होता है? साइटोप्लाज्म। और उसमें जो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं वो कौन होते हैं? ऑर्गेनल्स। और ये बेसिकली जो ऑर्गेनल्स होते हैं एक मॉलिक्यूल से कंपोज किए होते हैं जिसको हम बायोमॉलिक्यूल बोलते हैं। तो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बेसिकली क्या हासिल करता है? बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल को हासिल करके ये सेल के क्या बनाता है? ऑर्गेनल्स। और ऑर्गेनल्स जो है ये साइटोप्लाज्म में मौजूद होकर सेल्स के वर्क परफॉर्म करते हैं, और उसके अलावा ये बायोमॉलिक्यूल जो है ये सेल की सेल मेम्ब्रेन और बेसिकली न्यूक्लियस को भी कंपोज करता है। इट मींस जो ये सेल्स होते हैं जिसका सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ये तीनों पार्ट जो है बेसिकली बायोमॉलिक्यूल कंपोज किए होते हैं। जो बायोमॉलिक्यूल एक्सटर्नल लेयर को बनाते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और सेंट्रल पार्ट को बनाते हैं जो सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। और सेल का न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के भीतर जो पार्ट होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जिसमें ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं। तो ऑर्गेनिज्म जो है बेसिकली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बायोमॉलिक्यूल हासिल करता है। बायोमॉलिक्यूल हासिल करके नंबर 1 ऑर्गेनल्स बनाता है, यानी सेल का साइटोप्लाज्मिक पार्ट बनाता है। उसके अलावा सेल का न्यूक्लियस वाला पार्ट बनाता है, और उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन बनाता है। जब ये तीनों पार्ट बन जाते हैं तब जो ये सेल्स हैं ये एक्टिविटीज परफॉर्म करता है। न्यूक्लियस जो है वो एक्टिविटीज का इंफॉर्मेशन साइटोप्लाज्म को देता है। साइटोप्लाज्म जो है इसमें मौजूद होते हैं ऑर्गेनल्स जो इस एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। तो बेसिकली लिविंग मैटर में लाइफ तभी होती है जब उसका बेसिक यूनिट सेल्स वर्क परफॉर्म करे, और वर्क तब परफॉर्म करेगा जब ये तीनों पार्ट सेल्स में मौजूद होंगे। और ये तीनों पार्ट बेसिकली तब मौजूद होंगे जब ऑर्गेनिज्म क्या हासिल करेगा? बायोमॉलिक्यूल हासिल करेगा। तो ऑर्गेनिज्म बायोमॉलिक्यूल हासिल करता है ताकि इसके पार्ट्स बन सके। नंबर 1 पार्ट बन सके ऑर्गेनल्स जो सेल के साइटोप्लाज्म को बनाएगा, और दूसरा पार्ट बन सके जो सेल के न्यूक्लियस को बनाएगा, और तीसरा पार्ट बन सके सेल मेम्ब्रेन जो सेल की स्ट्रक्चर को कवर अप करेगा। ये तीनों पार्ट जो हैं ये किसके बने होंगे? सेल बायोमॉलिक्यूल के बने होंगे। तो ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बायोमॉलिक्यूल हासिल करता है कि जैसे इसके सेल्स की, यानी ये जो तीनों स्ट्रक्चर है सेल के ये मेंटेन हो और सेल अपना अपना वर्क परफॉर्म करे। फॉर एग्जांपल ये जो मैं लिविंग मैटर हूँ, यानी मेरे पास लाइफ है, तो ये मेरा जो पार्ट है ऑर्गन आई, ये आई जो है इसके जो सेल्स होते हैं, ये आई किसका कंपोज होता है? सेल्स का। इस सेल्स ये जो सेल्स होते हैं ये बेसिकली बेसिकली देखने का काम करते हैं। और देखने के काम करने ये काम कहाँ परफॉर्म होता है? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में कौन परफॉर्म करते हैं? ऑर्गेनल्स। और ऑर्गेनल्स जो है ये तब परफॉर्म करते हैं जब इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस से कहां पर आती है? साइटोप्लाज्म पर आती है, तब ये जो है काम परफॉर्म करते हैं। तो जरूर ये सेल्स जब काम परफॉर्म करेंगे तभी लिविंग मैटर में लाइफ होगी। तो काम परफॉर्म करने के लिए ये सेल्स के तीनों स्ट्रक्चर बने होने चाहिए, और ये तीनों स्ट्रक्चर कंपोज होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स के। मींस जो ये बायोमॉलिक्यूल से ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हासिल करता है ताकि उसके ये ऑर्गेनल्स और और दूसरे स्ट्रक्चर लाइक न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन बन सके, यानी सेल बन सके। अगर सेल नहीं बनेगा तो बेसिकली ऑर्गेनिज्म का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो ऑर्गेनिज्म लिविंग मैटर अपना एग्जिस्टेंस बरकरार करना चाहता है तो वो प्रिपेयर करेगा किसको? सेल्स को। और सेल्स को प्रिपेयर करेगा, क्या प्रिपेयर करे? ऑर्गेनल्स को प्रिपेयर करके, सेल मेम्ब्रेन को प्रिपेयर करके, न्यूक्लियस को प्रिपेयर करके। तो ये तीनों चीज प्रिपेयर होगी किस चीज में? बायोमॉलिक्यूल में। तो ऑर्गेनिज्म बायोमॉलिक्यूल हासिल करता है, ये तीनों चीज जो है कंबाइन करके बनाता है, तो जिससे सेल्स बनते हैं। जब सेल्स बनते हैं तभी भी लिविंग मैटर का क्या होता है? एग्जिस्टेंस होता है। तो इसलिए ऑर्गेनिज्म जो है बायोमॉलिक्यूल हासिल करता है कि उसका बेसिक यूनिट सेल्स बन सके। उसके अलावा
मैंने आपको कहा कि जो सेल्स होते हैं उसके साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो एक्टिविटीज परफॉर्म करते रहते हैं, उस यानी एक्टिविटी यानी वर्क परफॉर्म करते रहते हैं। उस वर्क के लिए क्या दरकार होती है? एनर्जी दरकार होती है। फिर इस प्रोसेस को एनर्जी को हासिल करने के लिए अगेन ये ऑर्गेनिज्म क्या हासिल करते हैं? बायोमॉलिक्यूल हासिल करते हैं, ताकि ये बायोमॉलिक्यूल सेल्स के अंदर जाके ब्रेक डाउन होकर एनर्जी प्रोवाइड करके करें, ताकि ये जो सेल्स के साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेल्स हैं ये वर्क परफॉर्म कर सकें। तो ऑर्गेनिज्म जो है बायोमॉलिक्यूल हासिल करता है दो पर्पस के लिए, एक उसके बेसिक स्ट्रक्चर यानी सेल्स की स्ट्रक्चर बन सके, और दूसरा इस सेल्स के अंदर जाके वो एनर्जी प्रोवाइड कर सके ताकि ये जो सेल है वर्क परफॉर्म कर सके। तो ये बायोमॉलिक्यूल ऑर्गेनिज्म हासिल करता है एक मिक्सचर के फॉर्म में जिसको फूड कहते हैं। तो ऑर्गेनिज्म बेसिकली फूड हासिल करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से फूड हासिल करता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस से ऑर्गेनिज्म जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से फूड हासिल करे यानी मिक्सचर ऑफ बायोमॉलिक्यूल हासिल करे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब ये ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन क्यों परफॉर्म करता है? इसलिए परफॉर्म करता है कि उसके बेसिक यूनिट सेल्स की स्ट्रक्चर मेंटेन रहे, नंबर 2 इसके सेल्स क्या परफॉर्म कर सकें? वर्क परफॉर्म कर सकें। वर्क और एग्जिस्टेंस को बरकरार करने के लिए जो लिविंग मैटर होता है क्या हासिल करता है? मिक्सचर ऑफ बायोमॉलिक्यूल हासिल करता है जिसको हम फूड कहते हैं, और इस हासिल करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, फिर ये न्यूट्रिशन करेगा, न्यूट्रिशन करे करके ये जो फूड मॉलिक्यूल से ये सेल्स के अंदर जाएंगे, सेल्स के अंदर जाके ये स्ट्रक्चर को बनाएंगे, और सेल्स के अंदर जाके ये एनर्जी प्रिपेयर करेंगे। तो जाहिर सेल्स की साइज बहुत स्मॉल होती है। अगर ये फूड सेल्स के अंदर जाना चाहता है तो सेल्स इस फूड की भी साइज स्मॉल होनी चाहिए, इसलिए फूड की साइज बहुत लार्ज होती है, सेल्स की साइज तमाम स्मॉल होती है। तो इसलिए जो फूड जो है इसकी साइज स्मॉल होनी चाहिए। इसलिए जो ऑर्गेनिज्म होता है जब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से फूड यानी बायोमॉलिक्यूल्स का मिक्सचर हासिल करता है, उसकी साइज बहुत लार्ज होती है। वो डायरेक्टली सेल्स के अंदर जाके इसकी स्ट्रक्चर को नहीं बनाएगा, इसको एनर्जी प्रिपेयर करके वर्क नहीं परफॉर्म कराएगा। इसलिए जो फूड ये होता है इसकी साइज बहुत लार्ज होती है, जिसको जो ऑर्गेनिज्म हासिल करता है न्यूट्रिशन में। इसलिए ऑर्गेनिज्म जो होता है इस फूड को ब्रेक डाउन करता है स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, ताकि वो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में उसको कन्वर्ट करता है ताकि उसकी साइज इतनी स्मॉल हो जाए वो सेल्स के अंदर मुंतकिल हो सके। तो ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म जो फूड हासिल करता है उसको लार्ज साइज से स्मॉल साइज में कन्वर्ट करे, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो ऑर्गेनिज्म यानी लिविंग मैटर जिसके पास लाइफ होती है वो नंबर 1 परफॉर्म करता है न्यूट्रिशन, जिस प्रोसेस से वो फूड हासिल करता है। फूड हासिल करके दो फंक्शन परफॉर्म करता है, एक सेल्स की स्ट्रक्चर को बनाता है और उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके अलावा जब न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है तो फूड की साइज बहुत लार्ज होती है, वो डायरेक्टली सेल्स के अंदर जाके एनर्जी और इसकी स्ट्रक्चर को नहीं बना सकती, इसलिए इस फूड की साइज को संभालना पड़ेगा। इसलिए ऑर्गेनिज्म जो है इस फूड को जो है ब्रेक डाउन करते हैं। तो ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म जो है फूड को ब्रेक डाउन करे, इतना ब्रेक डाउन करें जो इसकी साइज जो है सेल्स से भी स्मॉल हो जाए, इस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे? मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। जब मेटाबॉलिज्म हो जाएगी ज़ाहिर है ये फूड जो है ऑर्गेनिज्म के किसी पार्ट में ब्रेक डाउन हो चुका होगा और ये सेल्स की तरफ जाएगा। फिर ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में ये जो फूड जो है जो ब्रेक डाउन हो चुका है ये सेल्स की तरफ मूव करे, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। मीन्स जो लिविंग मैटर होता है जिसको हम ऑर्गेनिज्म बोलते हैं उसके अंदर लाइफ होती है, तो लाइफ होती है तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या शो करता है? वो न्यूट्रिशन, उसके बाद में मेटाबॉलिज्म, उसके बाद में क्या शो करता है? वो ट्रांसपोर्ट शो करता है। ठीक है, फिर हम देखें कि ऑर्गेनिज्म जो होता है वो कितने सेल्स का कंपोज क्या होता है। इसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म लिविंग मैटर के दो अकसाम होते हैं, दो किस्म होते हैं। ऐसा ऑर्गेनिज्म ऐसा लिविंग मैटर जो एक सेल पे मुश्तमिल हो, ऐसे लिविंग मैटर को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा सेल्स पर मुश्तमिल हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। मीटर यहाँ तो यूनिसेलुलर होता है, यहाँ तो मल्टीसेलुलर होता है। होता तो लिविंग मैटर है, इन दोनों में क्या होती है? लाइफ होती है। लाइफ होती है तो ये नोन प्रोसेस शो करेगी, यानी यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होता है, यूनिसेलुलर जो मैटर होता है उसके पास भी लाइफ होती है, यानी उसके पास भी ये सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक मौजूद होते हैं। तो ये भी जो है अपना स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए इसकी बॉडी एक सेल पर मुश्तमिल होती है और ये एक सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन करेगा।
और उसके अंदर डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा। डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए और सेल्स की स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए बायोमॉलिक्यूल चाहिए। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी आउटर एनवायरनमेंट से फूड हासिल करेगा बाय द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन बोलेंगे। यानी जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है, यानी फूड जो मटेरियल होता है उसको आउटर एनवायरनमेंट से इंटर एनवायरनमेंट में दाखिल करता है थ्रू सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन एक मीडियम होता है सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए, जिसकी वजह से वो डायरेक्ट क्या परफॉर्म करता है, न्यूट्रिशन। जब न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है, जो जो फूड होता है वो बेसिकली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जब साइटोप्लाज्म में आता है तो साइटोप्लाज्म में ये ऑर्गेनेल्स के अंदर जाके सेल्स की स्ट्रक्चर को मेंटेन करेगा। सेल्स मुख्तलिफ किस्म की चीजें बनाएंगे जो सेल्स की स्ट्रक्चर को मेंटेन करेंगे, और ये फूड अगेन जो है ऑर्गेनेल के अंदर जाके एनर्जी प्रिपेयर करेगा। तो ये फूड जो है इसको जाना होता है ऑर्गेनेल्स के अंदर। इस ऑर्गेनेल के अंदर जाके ये जो सेल ये फूड होता है वो वर्क परफॉर्म करता है इसकी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का और एनर्जी प्रोवाइड करने का। इसलिए ये फूड की साइज बहुत लार्ज होती है और ऑर्गेनेल्स की साइज अगेन स्मॉल होती है। तो इसलिए ये जो फूड होता है ये ब्रेक डाउन होता है इस साइटोप्लाज्म के अंदर एक ऑर्गेनेल की वजह से। उस ऑर्गेनेल को हम क्या बोलते हैं, लाइसोसोम बोलते हैं। ये लाइसोसोम एक ऑर्गेनेल होता है जो साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। ये क्या करता है, जो फूड मटेरियल न्यूट्रिशन की वजह से सेल मेम्ब्रेन के जरिए आया है उसको ब्रेक डाउन करता है स्मॉल कंपोनेंट में, ताकि वो डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनल में जाके अपना वर्क परफॉर्म कर सके। और ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में जो लार्ज सबस्टेंसेस है वो स्मॉल सबस्टेंस में कन्वर्ट हो, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी एक सेल पर मुश्तमिल होती है, ये न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है सेल मेम्ब्रेन की वजह से। और ये उसके बाद जब फूड जो होता है सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करके साइटोप्लाज्म में आता है, तब ये मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करता है ऑर्गेनेल की मदद से, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम की वजह से ये जो फूड मटेरियल है ये साइटोप्लाज्म के अंदर ब्रेकडाउन हो गया। और ब्रेकडाउन हो गया तो ये इसको मुंतकिल होना होगा डिफरेंट ऑर्गेनल्स के अंदर, जिसके अंदर वो डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा। या तो सेल्स के पार्ट्स बनाएगा या तो एनर्जी को प्रिपेयर करेगा। तो ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में ये जो सबस्टेंस फूड जो ब्रेक डाउन हो चुका है ये मुंतकिल हो सेल के मुख्तलिफ ऑर्गेनल्स के अंदर, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। और ये ट्रांसपोर्ट जो है ये सेल के एक ऑर्गेनल की मदद से परफॉर्म होती है। उस ऑर्गेनल को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। मींस जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनल की बॉडी एक सेल पर मुश्तमिल होती है वो भी लिविंग मैटर होता है, उसके पास लाइफ होती है, तो वो न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है थ्रू सेल मेम्ब्रेन। और ये मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करता है साइटोप्लाज्म में मौजूद ऑर्गेनेल की वजह से, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइसोसोम। उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट परफॉर्म करता है थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पर जब हम देखें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को जिसकी बॉडी मुख्तलिफ सेल्स पर मुश्तमिल होती है, वो जो ऑर्गेनिज्म होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो बेसिकली न्यूट्रिशन का परफॉर्म करता है, फूड मटेरियल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हासिल करता है। यानी वो पहला काम क्या परफॉर्म करता है, न्यूट्रिशन, ताकि उसके सेल्स हासिल करके उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करे और एनर्जी प्रिपेयर करे। इसलिए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की आउटर एनवायरनमेंट से क्या हासिल करता है, न्यूट्रिशन, यानी फूड हासिल करता है। उस प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। उसकी साइज बहुत लार्ज होती है, उसको सेल्स के अंदर जाना होता है, इसलिए वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन के बाद मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करते हैं। जब मेटाबॉलिज्म हो जाता है जो सबस्टेंसेस से ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के सेल्स के आसपास आते हैं, उस जगह से जिस जगह पे ये ब्रेक डाउन हो चुके हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन के बाद मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करेगा, मेटाबॉलिज्म के बाद ट्रांसपोर्ट जब परफॉर्म करेगा तो ये फूड मटेरियल्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के सेल्स के सराउंडिंग में आएंगे। जब सेल के सराउंडिंग में आएंगे तो सेल्स जो है ये जो फूड सराउंडिंग में आए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के सेल्स के जो फूड है ये सराउंडिंग में जो आया है ये सेल मेम्ब्रेन की मदद से अंदर मुंतकिल होगा। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के सेल जब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ट्रांसपोर्ट परफॉर्म करता है तब उसके सेल्स जो है सेल मेम्ब्रेन की वजह से फूड हासिल करते हैं, यानी वो क्या परफॉर्म करते हैं, न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। अगेन उसकी साइज बहुत लार्ज होती है, ऑर्गेनल्स के अंदर वो मुंतकिल नहीं हो सकता, इसलिए उसके सेल्स जो है लाइसोसोम की मदद से क्या परफॉर्म करते हैं, मेटाबॉलिज्म के बाद ये फूड जो कंपोनेंट हैं ये सेल्स के मुंतकिल होते हैं सेल्स के मुख्तलिफ ऑर्गेनल्स के अंदर। उस ऑर्गेनल को हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट। फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है ये डायरेक्ट न्यूट्रिशन परफॉर्म करेगा, मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करेगा और ट्रांसपोर्ट परफॉर्म करेगा।
और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ये न्यूट्रिशन परफॉर्म करेगा, मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करेगा, ट्रांसपोर्ट परफॉर्म करेगा, उसके बाद इसके सेल्स जो हैं न्यूट्रिशन परफॉर्म करेंगे, मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करेंगे और क्या परफॉर्म करेंगे, ट्रांसपोर्ट परफॉर्म करेंगे। तब जो फूड होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की मदद से मुंतकिल होता है किसके अंदर, ऑर्गेनेल्स के अंदर। तो ऑर्गेनेल्स के अंदर ये जाएगा फूड और जाके सेल्स की मुख्तलिफ स्ट्रक्चर को प्रिपेयर करेगा और एनर्जी प्रिपेयर करेगा। तो ये फूड जो है एक ऑर्गेनेल के अंदर मुंतकिल होता है थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके अंदर वो जाके ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन होके एनर्जी पैदा करता है मॉलिक्यूल की सूरत में, जिसको एटीपी बोलते हैं। तो ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में जो फूड मटेरियल है वो ब्रेक डाउन हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होकर एनर्जी प्रिपेयर करें इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो ये रेस्पिरेशन जो होता है एक प्रोसेस होता है जिसमें फूड मटेरियल जो है वो ब्रेक डाउन होकर एनर्जी प्रिपेयर करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और ये फूड मटेरियल ब्रेक डाउन होता है ऑर्गेनेल के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। मींस कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ये पहला न्यूट्रिशन परफॉर्म करेगा, उसके बाद ट्रांसपोर्ट, उसके बाद पहले न्यूट्रिशन, उसके बाद मेटाबॉलिज्म, उसके बाद ट्रांसपोर्ट, उसके बाद क्या परफॉर्म करेगा, रेस्पिरेशन। और मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होता है ये पहले न्यूट्रिशन परफॉर्म करेगा, उसके बाद मेटाबॉलिज्म, उसके बाद ट्रांसपोर्ट। जब ट्रांसपोर्ट हो जाएगी तब उसके सेल्स क्या परफॉर्म करेंगे, न्यूट्रिशन, उसके बाद मेटाबॉलिज्म, न्यूट्रिशन परफॉर्म करेंगे थ्रू सेल मेम्ब्रेन, मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करेंगे थ्रू लाइसोसोम और ट्रांसपोर्ट परफॉर्म करेंगे थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब ट्रांसपोर्ट हो जाएगी एक ऑर्गेनेल के अंदर फूड मटेरियल मुंतकिल होगा, वो ऑर्गेनेल कौन सा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। जब इस ऑर्गेनेल के अंदर फूड मटेरियल मुंतकिल हो जाएगा वो ब्रेक डाउन होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एनर्जी प्रिपेयर करेगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन बोलेंगे। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, इन दोनों में क्या क्या सिमिलरिटी है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का सेल्स भी न्यूट्रिशन डायरेक्ट परफॉर्म करता है, मेटाबॉलिज्म डायरेक्ट परफॉर्म करता है, ट्रांसपोर्ट डायरेक्ट परफॉर्म करके डायरेक्ट रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के सेल्स भी न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं, मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करते हैं, ट्रांसपोर्ट परफॉर्म करते हैं, रेस्पिरेशन, ये चार ही प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। पर ये चारों प्रोसेस जब परफॉर्म करते हैं ये तब परफॉर्म करते हैं जब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म पहले न्यूट्रिशन कवर करेगा, मेटाबॉलिज्म कवर करेगा और ट्रांसपोर्ट कवर करेगा। तब उस मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के सेल्स जो है ये चार प्रोसेस न्यूट्रिशन परफॉर्म करेंगे थ्रू सेल मेम्ब्रेन, मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करेंगे थ्रू लाइसोसोम, ट्रांसपोर्ट परफॉर्म करेंगे थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रिपेयर करेंगे थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन बोलेंगे। जो यूनिसेलुलर भी परफॉर्म करता है तो मल्टीसेलुलर भी परफॉर्म करता है। यूनिसेलुलर के अंदर डायरेक्ट ये आसानी से थोड़े टाइम में ये कंप्लीट हो जाते हैं, पर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब तक न्यूट्रिशन के बाद मेटाबॉलिज्म के बाद ट्रांसपोर्ट नहीं होगी तब तक सेल्स न्यूट्रिशन परफॉर्म नहीं करेगा, मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करेगा, ट्रांसपोर्ट नहीं परफॉर्म करेगा, रेस्पिरेशन नहीं होगी। तो इसलिए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो प्रोसेस परफॉर्म होते हैं ये बहुत टाइम लेते हैं। क्यों टाइम लेते हैं, क्योंकि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन परफॉर्म करेगा, उसके बाद मेटाबॉलिज्म, उसके बाद ट्रांसपोर्ट, तब उसके न्यूट्रिशन परफॉर्म करेंगे थ्रू सेल मेम्ब्रेन, मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करेंगे थ्रू लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए ट्रांसपोर्ट परफॉर्म करेंगे और रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया। एनीवे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों क्या परफॉर्म करेंगे, रेस्पिरेशन, जिसमें क्या प्रिपेयर करेंगे वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जब ये एनर्जी प्रिपेयर हो जाएगी रेस्पिरेशन के प्रोसेस के जरिए, तो रेस्पिरेशन के जरिए एक और प्रोडक्ट पैदा होती है जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बोलते हैं। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर थोड़ी देर भी रहेंगे तो ये कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। ये एक एसिड मॉलिक्यूल होता है जो सेल्स के ऑर्गेनेल्स को ब्रेक डाउन करता जाता है। अगर ये ऑर्गेनेल्स के अंदर मौजूद होगा तो ये सेल्स को ब्रेक डाउन करता जाएगा, अगर सेल्स ही नहीं होगी तो ऑर्गेनिज्म का एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा। तो जरूरी है ये जो कार्बोनिक एसिड है ये जो सेल्स के अंदर बना हुआ है ये रिमूव हो। ये तब रिमूव होगा जब क्या रिमूव होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होना चाहिए। फिर ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है अगर ये रहेगा तो हार्मफुल कंपाउंड परफॉर्म कर प्रोवाइड करेगा, ये हार्मफुल कंपाउंड जो है सेल्स को ब्रेक डाउन करेगा। तो ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में जो मेटाबॉलिक वेस्ट है यानी जो ये हार्मफुल कंपाउंड है ये सेल्स जो है बाहर एनवायरनमेंट में दाखिल करें, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एस्किलेशन बोलेंगे। ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म जो है हार्मफुल कंपाउंड जो है मेटाबॉलिक जो वेस्ट है वो आउटर एनवायरनमेंट में मुंतकिल कर उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एस्किलेशन बोलते हैं। मतलब जो लिविंग मैटर होगा यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर
जिसके पास लाइफ होगी तो ये पहला न्यूट्रिशन को फॉर्म करेगा, उसके बाद ट्रांसपोर्ट, मेटाबॉलिज्म, उसके बाद ट्रांसपोर्ट, उसके बाद रेस्पिरेशन, उसके बाद क्या परफॉर्म करेगा, एक्सक्रीशन। जब एक्सक्रीशन हो जाएगी तब क्या एक्सक्रीशन जब हो जाएगी तब क्या करेगा ये सेल, तो क्या होता है ये जब मेटाबॉलिज्म होती है लाइसोसोम की मदद से, तो कंप्लीट जो फूड होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मुंतकिल होकर एनर्जी प्रिपेयर नहीं करता, पर कुछ ऐसा फूड होता है जो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद रहना चाहता है, यानी ये सारा फूड जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनर्जी जाके एनर्जी प्रिपेयर नहीं करता, कुछ फूड जो है ये सेल्स के अंदर स्टोर होना चाहता है, पर ये सेल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म है इसके अंदर क्या मौजूद है, ऑर्गेनेल्स। ये साइटोप्लाज्म का पूरा जो एरिया है वॉल्यूम को ऑर्गेनेल्स कवर करते हैं और स्पेस नहीं होती जिससे ये बायोमॉलिक्यूल यानी फूड को स्टोर कर सकें। तो सेल्स के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो ये बायोमॉलिक्यूल जो है ये साइटोप्लाज्म जो में जो पड़े होते हैं इसको बाहर खारिज करे, अगर ये खारिज करेगा तो फ्यूचर में अगर सेल को फूड नहीं प्रोवाइड किया तो ये सेल जो है एनर्जी प्रिपेयर नहीं करेगा, अपना पार्ट्स जो है नहीं बना सकेगा। तो इसलिए ये जो साइटोप्लाज्म में ये जो फूड जो साइटोप्लाज्म स्टोर होना चाहता है, ये सेल को स्टोर करना चाहता है, तो ये फूड जो है ये सेल्स कन्वर्ट करता है किसके फॉर्म में, ऑर्गेनेल्स के फॉर्म में। ऑर्गेनेल्स के फॉर्म में कन्वर्ट क्यों करना चाहता है, क्योंकि ये फूड स्टोर नहीं हो सकता, अगर ये कन्वर्ट करेगा ऑर्गेनेल्स के अंदर नंबर ऑफ ऑर्गेनेल इंक्रीज होगा और सेल्स की एक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए फूड को जाया ना करने के लिए बायोमॉलिक्यूल को कंबाइन करके क्या प्रिपेयर करता है, ऑर्गेनेल्स। जब ऑर्गेनेल्स प्रिपेयर हो जाते हैं तो सेल्स का साइज जो है स्मॉल से लार्ज हो जाता है। ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में सेल्स का साइज स्मॉल से लार्ज हो जाए, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रोथ बोलते हैं। जब एक्सक्रीशन हो जाएगी तब ये बायोमॉलिक्यूल को कंबाइन करके क्या बनाएगा, ऑर्गेनेल। जब ऑर्गेनेल बनेगा तब उस सेल की क्या होगी, ग्रोथ होगी। ज़्यादा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, एक सेल का बना होगा, ये एक्सक्रीशन के बाद अपने ऑर्गेनेल को बनाएगा, ऑर्गेनेल को बना के क्या परफॉर्म करेगा, ग्रोथ परफॉर्म करेगा। और उसके अलावा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के सेल्स भी क्या परफॉर्म करेंगे, ग्रोथ परफॉर्म करेंगे। जब सेल की ग्रोथ हो जाएगी, जरा साइटोप्लाज्म में अभी भी पहले ऑर्गेनेल बने हुए थे, पहले ऑर्गेनेल मौजूद थे, अब नए ऑर्गेनेल आ गए हैं, तब ये ऑर्गेनेल जो है नए ऑर्गेनेल आ गए हैं, ये नए ऑर्गेनेल के लिए यहाँ पर वॉल्यूम मौजूद नहीं है, यानी सेल के पास स्पेस नहीं है कि नए ऑर्गेनेल को एक्यूमुलेट कर सके। अगर नए ऑर्गेनेल इसके पास आ गए हैं तो इसके पास स्पेस वो स्मॉल है, फिर ये ऑर्गेनेल्स जो है यहाँ पर आ गए हैं। अब ये ऑर्गेनेल जो है इस सेल में प्रेशर अप्लाई करेंगे तो सेल जो है ब्रस्ट हो जाएगा। और इस ब्रस्टिंग को बचाने के लिए सेल अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए डिवाइड करेगा अपने आप को टू सेल्स में, ताकि ये जो सेल है अपने आप को ब्रस्ट ना कर सके। क्यों ब्रस्ट ना करे, क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनेल्स आ चुके हैं, पहले भी ऑर्गेनेल मौजूद थे, अब नए ऑर्गेनेल आ गए हैं, तो ये नए ऑर्गेनेल आके इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, अब ये सेल जो है ब्रस्ट हो जाएगा। तो ब्रस्टिंग को बचाने के लिए जो सेल होता है वो डिवाइड होता है टू सेल्स में। इस प्रोसेस को हम सेल डिवीजन बोलते हैं। जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन होगी तो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से दो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनेंगे, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की सेल जब डिवाइड होगी तो उसके अंदर दो सेल बनेंगे, वो दो सेल्स एक साथ रहेंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के सेल्स जो है एक सेल से दो सेल्स बनेंगे, पर वो अलग अलग होंगे। जब मिलेंगे तो क्या उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे हम उसको, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब डिवाइड करता है, सेल डिवीजन परफॉर्म करता है, तो एक सेल से दो सेल्स बनते हैं। ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस से ऑर्गेनिज्म अपना जैसा ऑर्गेनिज्म पैदा करे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब ग्रोथ होती है, ग्रोथ के बाद अपना एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए डिवाइड करता है टू सेल्स में। जब ये डिवाइड करता है टू सेल्स में तो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से दो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनते हैं। यानी इसका मतलब है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जो सेल डिवीजन है ये क्या परफॉर्म करती है, बेसिकली ये क्या होती है, उसके अंदर रिप्रोडक्शन होती है। मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास जब ग्रोथ होती है, अपने आप को डिवाइड करता है, टू सेल्स पैदा करता है, ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ऑर्गेनिज्म पैदा कर रहा है, प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है जब ग्रोथ परफॉर्म करेगा, ग्रोथ के बाद उसकी सेल डिवीजन होगी, तो ये सेल डिवीजन के जरिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ऑर्गेनिज्म पैदा करेगा। तो ये सेल डिवीजन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हो रही है, ये बेसिकली उसके लिए क्या होती है,
रिप्रोडक्शन होती है। पर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जब सेल्स डिवाइड होंगे, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी से दूसरा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा, बल्कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होने से उसकी साइज, शेप और वेट चेंज होगा। ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म का साइज, शेप और वेट चेंज हो, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं। मतलब कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब ग्रोथ परफॉर्म करेगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का सेल जब ग्रोथ परफॉर्म करेगा, ग्रोथ के बाद ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवीजन की वजह से क्या परफॉर्म करेगा? रिप्रोडक्शन। पर जब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का सेल डिवीजन परफॉर्म, ग्रोथ परफॉर्म करेगा, उसके बाद ये डिवीजन करेगा तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उसकी साइज, शेप और वेट चेंज होगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ग्रोथ बोलेंगे। मतलब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पहले सेल्स ग्रोथ करते हैं, उसके बाद मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करता है? ग्रोथ करता है। पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जब ग्रोथ करता है तो डिवाइड होकर क्या करता है? रिप्रोडक्शन करता है। मतलब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन जरूरी नहीं है। अगर ये नहीं करेगा, यानी मल्टीसेलुलर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे, नया ऑर्गेनिज्म पैदा नहीं होगा, इसका मतलब है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जब सेल डिवीजन होती है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है, वो रिप्रोडक्शन नहीं बल्कि क्या होती है? ग्रोथ होती है। तो इसलिए ये रिप्रोडक्शन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जरूरी नहीं है। अगर नहीं परफॉर्म करेगा तभी उसके लाइफ के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर ग्रोथ परफॉर्म करे, डिवाइड नहीं करेगा अपने आप को टू डॉटर सेल में, यानी रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, तो उसकी लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। इसलिए जो रिप्रोडक्शन होती है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वाइटल प्रोसेस होता है, पर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या प्रोसेस होता है? नॉन वाइटल प्रोसेस होता है। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है लिविंग मेटल, इसके पास लाइफ है, तो ये क्या परफॉर्म करेगा? न्यूट्रिशन थ्रू सेल मेम्ब्रेन, मेटाबॉलिज्म थ्रू ये ऑर्गेनेल जिसको हम लाइसोसोम बोलेंगे, और ट्रांसपोर्ट परफॉर्म करेगा थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद रेस्पिरेशन परफॉर्म करेगा थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें एनर्जी प्रिपेयर करेगा। उसकी बाय प्रोडक्ट जब कार्बन एसिड पैदा होती है उसको एलिमिनेट करेगा। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एक्सक्रिएशन। और बकाया जो फूड स्टोर हुआ है उससे नए ऑर्गेनिज्म बनाएगा, अपना वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ग्रोथ। जब ग्रोथ परफॉर्म करेगा, डिवाइड करेगा अपने आप को टू सेल्स में, अपने जैसा ऑर्गेनिज्म बनाएगा, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन बोलेंगे। और मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर भी लाइफ होती है, वो क्या परफॉर्म करता है? न्यूट्रिशन, उसके बाद मेटाबॉलिज्म, उसके बाद ट्रांसपोर्ट के बाद जब फूड उसके सेल्स के आसपास आ जाता है, तो ये सेल्स जो है उसका क्या परफॉर्म करते हैं? न्यूट्रिशन, उसके बाद मेटाबॉलिज्म, उसके बाद क्या परफॉर्म करते हैं? ट्रांसपोर्ट। न्यूट्रिशन थ्रू सेल मेम्ब्रेन, मेटाबॉलिज्म थ्रू लाइसोसोम, ट्रांसपोर्ट थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रेस्पिरेशन थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया। और एक्सक्रीशन के बाद कार्बन एसिड रिमूव करते हैं, और जो बायोमॉलिक्यूल बचे होते हैं उनमें नंबर वो मिलाकर ऑर्गेनेल प्रिपेयर करते हैं। सेल की साइज इंक्रीज होती है, उस प्रोसेस को हम ग्रोथ बोलते हैं। जब ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल ग्रोथ करते हैं, वो डिवाइड करते हैं अपने आप को टू सेल्स में, इस प्रोसेस को हम सेल डिवीजन बोलेंगे। जब ये सेल डिवीजन करेंगे, नंबर ऑफ सेल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इंक्रीज होंगे, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ग्रोथ बोलेंगे। मतलब यूनिट मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के सेल्स पहले ग्रोथ परफॉर्म करते हैं, उसके बाद मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या परफॉर्म करता है? ग्रोथ परफॉर्म करता है, पर रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं करता, क्योंकि रिप्रोडक्शन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नॉन वाइटल प्रोसेस है, और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन सा प्रोसेस होता है? ये वाइटल प्रोसेस होता है। उसके अलावा जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये जो फूड मटेरियल ऑर्गेनिज्म हासिल करता है अपनी एनर्जी प्रिपेयर करने के लिए, ऑर्गेनल को बनाने के लिए हासिल करता है। जब ये फूड जो है सेल्स के अंदर कम हो जाता है, यानी ऑर्गेनिज्म के अंदर फूड की कमी हो जाती है, चेंज पैदा होती है। जब ये चेंज पैदा होगी तभी ऑर्गेनिज्म जो है फूड मटेरियल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हासिल करेगा। तो ये चेंजेस जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर आ रहे हैं, उस चेंजेस के हिसाब से ऑर्गेनिज्म जो रिस्पांस परफॉर्म कर रहा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो फूड हासिल कर रहा है, इस चेंजेस के रिस्पांस वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेंसिटिविटी बोलते हैं। ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस से ऑर्गेनिज्म जो है अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आए हैं उसके रिस्पांस परफॉर्म करे, चेंजेस जो आए हैं उसके हिसाब से जो है रिस्पांस परफॉर्म करे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेंसिटिविटी बोलते हैं। मतलब जब ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर फूड की कमी आ जाएगी, यानी चेंज आएगी फूड की, तब ये ऑर्गेनिज्म जो है उसके चेंज का रिस्पांस देगा, यानी फूड मटेरियल हासिल करेगा। ये जो चेंजेस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर आ रही हैं, जिस हिसाब से ऑर्गेनिज्म रिस्पांस दे रहा है चेंजेस, और उसके रिस्पांस वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेंसिटिविटी बोलते हैं।
ज़्यादा जब फूड की कमी हो जाएगी ऑर्गेनिज्म यहाँ तो अपने पार्ट्स मूव करेगा, यहाँ अपने आप को कंप्लीटली शिफ्ट करेगा। अगर कंप्लीट शिफ्ट करता है इस प्रोसेस को लोकोमोशन बोलेंगे, अगर अपने पार्ट्स मूव कर रहा है इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मूवमेंट बोलेंगे। मतलब कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जब कमी होती है, चेंज आती है, उस चेंज का रिस्पांस देता है, उस प्रोसेस को हम सेंसिटिविटी बोलेंगे। उस रिस्पांस के नतीजे में यहाँ तो अपने पार्ट्स मूव करेगा, उसको मूवमेंट। अगर अपने आप को कंप्लीटली शिफ्ट करेगा उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, लोकोमोशन बोलेंगे। तो ये 9 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो लिविंग मैटर यूनिसेलुलर जो है, यूनिसेलुलर जो लिविंग मैटर होता है जिसके पास लाइफ होती है, ये 9 ही कैरेक्टरिस्टिक जो है वो परफॉर्म करता है। पर जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ये सारे कैरेक्टरिस्टिक परफॉर्म करता है एक्सेप्ट रिप्रोडक्शन, क्योंकि रिप्रोडक्शन जो होती है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर नॉन वाइटल कैरेक्टरिस्टिक होती है और ये सारी कैरेक्टरिस्टिक वाइटल होती हैं। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर सारी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, वाइटल होती हैं। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक का सेट है, न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिज्म, ट्रांसपोर्ट, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेंसिटिविटी, लोकोमोशन और मूवमेंट, जिसको परफॉर्म करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इस सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या बोलते हैं, लाइफ। और लाइफ जिस मैटर में होती है उसको हम लिविंग मैटर बोलते हैं। और इस लिविंग मैटर की स्टडी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। वो ब्रांच साइंस की जिस ब्रांच में हम लिविंग मैटर के बाबत स्टडी करें, उस मैटर के बाबत स्टडी करें जिसके पास लाइफ हो, यानी ये सारे कैरेक्टरिस्टिक शो करता हो। यूनिसेलुलर होगा तो सारा कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, अगर मल्टीसेलुलर होगा तो सारे कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा पर रिप्रोडक्शन शो नहीं करेगा। तो लिविंग मैटर के अंदर हम ये लाइफ को स्टडी करें, इस ब्रांच ऑफ साइंस को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। अगर ये ऑर्गेनिज्म एनिमल की सूरत में है तो ऐसी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, जूलॉजी। ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें हम एनिमल्स की स्टडी करें उसको हम जूलॉजी बोलते हैं। वो ब्रांच बायोलॉजी की जिसके अंदर हम प्लांट्स की स्टडी करें, प्लांट्स के अंदर ये 9 कैरेक्टरिस्टिक हम लाइफ की स्टडी करें, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉटनी बोलते हैं। और ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें हम उस ऑर्गेनिज्म की स्टडी करें जो साइज में बिल्कुल स्मॉल होता है, हमारी नेकेड आई से हम उसको नहीं देख सकते, यानी एक सेल का बना होता है, उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। तो बायोलॉजी में हम लिविंग मैटर उस मैटर की स्टडी करते हैं जिसके पास लाइफ होती है, यानी ये 9 कैरेक्टर, यानी ये सारे कैरेक्टर से शो करेगा। अगर ये प्लांट होता है तो उस ब्रांच को हम बॉटनी बोलेंगे, अगर ये एनिमल होता है तो उसको हम जूलॉजी बोलेंगे, अगर ये स्मॉल ऑर्गेनिज्म होता है तो उसको हम माइक्रोबायोलॉजी बोलेंगे। तो बेसिकली लिविंग मैटर की स्टडी जो है उस वो बायोलॉजी में होती है, तो उसकी 3 ब्रांचेस में होती है, या तो बॉटनी में, या तो जूलॉजी में, या तो माइक्रोबायोलॉजी में। पर ये जो नॉन लिविंग मैटर होता है जिसके पास लाइफ नहीं होती है, इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। थैंक यू।